पूरे पूरे पैरे पढ़ा करो, काम आएंगे। अच्छा जी, हमने कल चैप्टर 1 पार्ट 1 फीचर्स ऑफ अ कंपनी से शुरू किया था और हमने कुछ चीज़ें बताई थी सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी के बारे में, डेट्स एंड लाइबिलिटी, ओनरशिप ऑफ एसेट्स प्रॉपर्टी, राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स, मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स, लाइबिलिटी टू पे टैक्स, लीगल ऑब्लिगेशंस। 1.1 आपको पढ़ने के लिए कहा था सारा, कि आपने 1.1 पढ़ के आना है। कोई बात उसमें ना समझ आई हो तो मुझसे पूछनी है, तो अब पूछें। फिर पढ़ा तो नहीं आपने? हैं? पढ़ा है? सारी बातें समझ आ गई? कुछ नहीं निकला पूछने वाला? अच्छा, मैं पूछूं फिर? ये लीगल ऑब्लिगेशन को जरा एक्सप्लेन कर दो, क्या लिखा है इसमें। इफ द कंपनी ब्रेक्स द लॉ, it is usually company itself that is liable, although there are circumstances in which its owners or its officers, mainly directors, may be personally liable. कंपनी डिफॉल्ट कर कैसे सकती है? तो कंपनी तो नहीं कर रही ना, ये कंपनी तो नेचुरल पर्सन है ही नहीं, कंपनी की तो अपनी अकल समझ है ही नहीं। एक मेरा नाम क्यों ले रहे हो तुम, अपना नाम क्यों नहीं लेते? तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल राफे। राफे, अब्दुल राफे कंपनी का डायरेक्टर है और वो कंपनी लोगों से डिपॉजिट्स लेती है कि आप लोग अभी एडवांस पैसे जमा करवाएं, हम आपको कोई पर्टिकुलर मशीन सप्लाई करेंगे 2 महीने के बाद। वो कंपनी को पैसे देते हैं सारे लोग, लेकिन 2 महीने के बाद अब्दुल राफे इस तरह से लोगों का कोई 10-12 करोड़ रुपए इकट्ठा करके भाग जाता है। अब ये डिफ़ॉल्ट किसने किया है? कंपनी ने किया है या अब्दुल राफे ने किया? कंपनी ने लायबल इसके लिए होगी या कंपनी के डायरेक्टर्स लायबल होंगे? कौन लायबल होगा? तो अभी आप कह रहे थे कंपनी लायबल होगी। पैसे तो उन्होंने कंपनी को दिए हैं ना। लायबिलिटी जो है ना, लीगल ऑब्लिगेशन, ये हमें ना थोड़ा डिफरेंटली देखना है कि ये कैसे है। देखो, ये तो बात आपको कल भी जो डिस्कशन कर रहे थे वैसे पहले से भी पता है कि कंपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं रखती ना खुद से। कंपनी की अपना तो कोई इख्तियार नहीं है। कंपनी का जो भी काम है वो कंपनी के बिहाफ पर कोई पर्सन ही परफॉर्म कर रहा है ना। तो बदनीयत या बदनीयती पर मबनी कोई भी काम कंपनी नहीं कर सकती, वो कंपनी के बिहाफ पे इंडिविजुअल्स कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स कौन होते हैं? जो कंपनी चलाते हैं, उनको उन्होंने वर्ड यूज़ किया उसके लिए ऑफिसर्स। ऑफिसर्स मेनली डायरेक्टर्स, उन्होंने कहा, ये वर्ड यूज़ किया कि ये लोग होंगे जो मेनली लायबल होंगे। कोई भी काम करना तो इन्होंने, ये लोग करते हैं काम कंपनी के बिहाफ पे। जैसे हमने एग्जांपल दी, अब आप लोगों के पैसे लेकर भाग गए तो आप के खिलाफ वो जो धोखाधड़ी का, गबन का, जो कोर्ट कचहरी का जो होना है ना, वो आपके खिलाफ होना है। अलबत्ता कंपनी के बिहाफ पे पैसे लिए हुए थे, आपने कंपनी के बिहाफ पे पैसे लिए थे, तो कंपनी की अगर कोई प्रॉपर्टी होगी तो ये उसके ऊपर केस कर सकते हैं लोग कि ये कंपनी के एसेट्स बेच के हमारे पैसे दिलवाए जाएं। जो पाकिस्तान पेनल कोड की प्रोविजंस हैं वो आपके ऊपर लगेंगी, लेकिन सम टाइम कुछ और चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर आपने ना टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी, आपने 31/12 तक, आपने 31/12/2021 तक करनी थी, आपने नहीं कर सके, और आपने ये जाके 31 जनवरी को की। आपको फ़ाइन कर दिया डिपार्टमेंट ने 50,000 रुपीज़ का कि आपने जी पेनल्टी है आपको कि आपने टैक्स रिटर्न लेट जमा कराई है। ये पेनल्टी किसी डायरेक्टर ने अपनी जेब से नहीं देनी, ये कंपनी ने देनी है, बिकॉज कंपनी का डिफ़ॉल्ट है।
कंपनी के बिहाफ पर डिफ़ॉल्ट किया गया है। कंपनी का किसी के साथ ना कॉन्ट्रैक्ट था, कंपनी ए ने किसी कंपनी बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था जहाँ पर इन्होंने इनको कोई मशीन सप्लाई करनी थी, और वो मशीन जो है वो 100 मिलियन की थी। इन्होंने उसको मशीन सप्लाई कर दी, बट वो मशीन जो है वो ख़राब है, वो फॉल्टी है, या वो स्पेक्स को मीट नहीं करती, किसी भी वजह से कंपनी बी इज़ नॉट सेटिस्फाइड। अब ये जो हर्जाना या डैमेजेस मांगेगी वो कंपनी से मांगेगी, कंपनी ए से मांगेगी, कंपनी के इंडिविजुअल से नहीं मांगेगी, कंपनी से मांगेगी। कंपनी की जिम्मेदारी है कि कंपनी प्रोवाइड करे, ठीक है। लेकिन लीगल ऑब्लिगेशन उन मैटर्स में जहाँ पर कंपनी इन्वॉल्व है, कंपनी के बिहाफ पर काम हो रहा है, कंपनी ने किया, वहाँ पर कंपनी की लीगल ऑब्लिगेशन है। लेकिन कंपनी को मैक्सिमम भी सज़ा आप क्या दे सकते हैं, आप कंपनी को जुर्माना कर सकते हैं, या आप कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई सज़ा नहीं आप कंपनी को दे सकते। जो किसी को इम्प्रिजनमेंट वगैरह करनी है किसी चीज़ के ऊपर, अगर किसी ने कोई जुर्म किया वो तो फिर कंपनी के इन्हीं लोगों को करेंगे ना, जो लोग कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं। कल हमने सेग्रीगेशन की थी मेंबर्स में और डायरेक्टर्स में, मेंबर्स और डायरेक्टर्स की सेग्रीगेशन हमने की थी। एक कंपनी के 500 मेंबर्स हैं, 500 मेंबर्स, ये सारे के सारे लोग शेयर होल्डर्स हैं, इनके पास शेयर्स हैं, किसी के पास 1000 शेयर्स हैं, किसी के पास 2000 शेयर्स हैं, किसी के पास 50,000 शेयर्स हैं, इनके पास शेयर्स हैं। और इन लोगों ने 3 लोगों को डायरेक्टर बना रखा है। कल को ये 3 लोग को डिफ़ॉल्ट करते हैं तो जो केस होगा ना, इनके ऊपर पर्सनल कैपेसिटी में चलाया जा सकता है। इनके ऊपर पर्सनल कैपेसिटी में नहीं चलाया जा सकता, ये तो मेंबर है, इनका तो कोई इख्तियार ही नहीं है कंपनी के अंदर, ठीक है। इस तरह से काम करती है चीज़ें ये वाली। पर्सनल लायबिलिटी कंपनीज एक्ट में कई जगहों पर लिखा हुआ है कि ये कंपनी की ड्यूटी होगी, कंपनी ये काम करेगी, अगर कंपनी ने ना किया तो कंपनी को फ़ाइन होगा। 3 लेवल दिए हुए फ़ाइन के, लेवल 1 का फ़ाइन, लेवल 2 का फ़ाइन, लेवल 3 का फ़ाइन। लेवल 1, 2, 3 पढ़ेंगे आगे जाके। कई जगहों पर यह भी लिखा हुआ है कि कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी शैल बी लायबल। वहाँ पर फिर ऑफिसर को पर्सनल कैपेसिटी में फ़ाइन किया हुआ है। मिसाल के तौर पर आप किसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया कि जी मेंबर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, लेकिन आपने उस डिविडेंड की पेमेंट में डिले कर दिया, देर से कर रहे हैं, हम दे ही नहीं रहे, तो अब चीफ एग्जीक्यूटिव को ज़ाती हैसियत में फ़ाइन होगा, क्योंकि लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि ज़ाती हैसियत में आपको फ़ाइन किया जाएगा। तो लीगल ऑब्लिगेशन वेरी करेगी, डिपेंड करेगा सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, किसका डिफ़ॉल्ट है किसका नहीं है। किसका डिफ़ॉल्ट है तो उसको सज़ा भी लेगी। और कोई बात, और कोई बेसिक्स में से बात कल जो डिस्कस कर रहे थे, आगे भी वैसे बेसिक्स ही हैं और कुछ चीज़ें इसमें आगे भी हमने डिस्कस कर ली थी। जैसे कंसिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी है, हमने कल कहा था कंपनी की सेपरेट पर्सनैलिटी होती है डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। द सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी हैज सेवरल कंसिक्वेंसेस। नंबर 1, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। क्या ये तीनों बातें कल हमने कर ली थी? ये बात अभी भी हमने कर ली कि सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी से क्या फ़र्क पड़ता है। कंपनी सेपरेट पर्सन है, आप सेपरेट पर्सन है, आपकी लिमिटेड लायबिलिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी कितनी लिमिटेड होती है? लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आज देख लेते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, शेयर होल्डर्स। मिस्टर ए बी सी, आपने इस कंपनी में 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, इन्होंने इस कंपनी में 20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, और इन्होंने इस कंपनी में 30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। इन्होंने अपने शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपया बनाई थी फेस वैल्यू, और लिहाजा इनके पास 10,000 शेयर्स हैं। 10,000 ही बनेंगे ना? नहीं, 1 लाख शेयर्स बनेंगे। इनके पास 1 लाख शेयर्स हैं, इनके पास 2 लाख शेयर्स हैं, और इनके पास 3 लाख शेयर्स हैं। लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट ये है कि मिस्टर ए का मैक्सिमम नुकसान इस कंपनी में जो हो सकता है वो 10 मिलियन रुपए हैं, इससे ज़्यादा इनका नुकसान नहीं हो सकता। कंपनी डूब जाए, कंपनी लोगों के अरबों रुपए साथ लेके डूब जाए,
लेन देन कंपनी के ज़िम्मे जितना मर्जी हो, मिस्टर ए का मैक्सिमम नुकसान यही कैपिटल होगा जो उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है। इससे ज़्यादा इनसे नहीं कहा जाएगा कि घर से पैसे लेके आओ, लोगों की पेमेंट्स करनी है। इनका मैक्सिमम नुकसान 2 करोड़ का 20 मिलियन का हो सकता है, इनका मैक्सिमम नुकसान 30 मिलियन का हो सकता है। दिस इज देयर लिमिट ऑफ लायबिलिटी, ये अपर लिमिट है, इससे ज़्यादा कोई इनसे नहीं पैसे मांगे जा सकते। तो आप कंपनी के साथ जो भी कोई पर्सन कर रहा है मुआहदा ख़रीदो फरोख्त का, सर्विसेज का, उसने कंपनी की स्ट्रेंथ देखनी है इस बुनियाद पर कि इस कंपनी के पल्ले क्या है। 10 और 20, 30 और 30, 60 मिलियन कंपनी का कैपिटल है। मैं इसी हिसाब से इसके साथ सौदा करूं, जो भी चीज़ का कर रहा हूँ। वो ना हो कि मैं इसके साथ ऐसे ट्रांजैक्शंस कर लूँ कि इस कंपनी की औकात से बाहर हूँ। डायरेक्टर जितने मर्जी पावरफुल हों, आपने कंपनी की स्ट्रेंथ देख के कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करनी है। ये लिमिट ऑफ लायबिलिटी है कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है टू द अमाउंट विच यू हैव ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड। इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं देना। कल को कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, आप चुप करके हाथ झाड़ के अपने घर चले जाएंगे कि जी कंपनी वाइंड अप होगी, अब कंपनी के एसेट बेचो, निकाल दो, अगर कुछ निकलता है मिलता है तो ले लो, मेरे पास तो कुछ नहीं है आपको देने के लिए। इस कंपनी में 60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इन्होंने की। जब कंपनी आप कोई भी बिजनेस चलाते हैं तो आप कुछ चीज़ें उधार पे ख़रीदते हैं, कुछ मुलाजम रखते हैं आप, उनकी तनख्वाहें होती हैं, यूटिलिटीज़ के बिल्स होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जमा हो जाया करती हैं। अगर वाइंड अप होती है कंपनी तो नॉर्मली कंपनी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सारे पैसे पे कर सके। लेकिन अगर आइडियल सिचुएशन में आप कंपनी खुद से बंद करना चाहें तो एक प्रोसेस होता है जिसके तहत कंपनी को बंद किया जाता है, और वो प्रोसेस कहलाता है वाइंडिंग अप का प्रोसेस, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जो वाइंडिंग अप का प्रोसेस है, इसमें जब कंपनी के बारे में ये तय हो गया कि इसको वाइंड अप करना है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, तो फिर कंपनी के जो एसेट्स होते हैं, कोई भी एसेट्स, वो बैंक हो, कैश एट बैंक हो, वो कंपनी के फर्नीचर हो, मशीनें हो, इक्विपमेंट्स हो, स्टॉक्स हो, कुछ भी हो, वो एक पर्सन के हवाले कर दिया जाता है। उस पर्सन को कहा जाता है ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर, लिक्विडेट करने का मतलब होता है, लिक्विडेट करना एक ना अकाउंटिंग की टर्म है। लिक्विडेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को कैश में कन्वर्ट कर लेना। आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, आपने वो बेचा, आपको उसके 1 लाख रुपए मिले, आपने उस मोबाइल को आप कहेंगे मैंने इसको लिक्विडेट कर लिया है, बेच के उसको पैसों में कन्वर्ट कर लिया है। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर का काम ये होता है कि उसने सारे एसेट्स को लिक्विडेट करना है। लिक्विडेट करके उसने जितनी भी कंपनी की लायबिलिटीज़ हैं वो पे करनी है। लायबिलिटीज़ पे करने के बाद, सबका सब कुछ देने दिलाने के बाद, अगर कुछ बच गया तो वो शेयर होल्डर्स को देना है। शेयर होल्डर्स को मिलेगा रेजिडुअल। अगर कुछ बच गया तो रेजिडुअल, अगर कुछ ना बचा तो फिर कुछ नहीं मिलना आपको। अगर लायबिलिटीज ही पूरी ना हो सकी तो आपको तो कुछ भी नहीं मिलना, आपका फिर ये नुकसान हो जाएगा। एक मोटा सा कॉन्सेप्ट है। अभी वाइंडिंग अप के ऊपर वैसे पूरा चैप्टर अब आपके सिलेबस में है, पहले नहीं होता था इस लेवल पे, लेकिन अब है। ये बातें सुनते सुनते कोई सवाल नहीं ज़हन में आते हैं? रोक रखे हैं सवाल आप लोगों ने? अच्छे बंदे हो। चलो मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ लिखता हूँ, फिर आप मुझे एक्सप्लेन करें आहिस्ता आहिस्ता। क्या बढ़ जाता है? ये बढ़ जाता है। अच्छा, इसके बढ़ने या कम होने से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ये इन्वेस्ट किया ना, आपने 100 रुपये शेयर की फेस वैल्यू रखी, ये तो आपने खुद डिटरमिन की है। आप कल को कहते हैं नहीं शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपया, तो 100 रुपया भी बहुत कम है, 1000 रुपये का शेयर होना चाहिए था। आप फेस वैल्यू बढ़ा लेंगे, 1000 रुपया हो जाएगा, इधर से नंबर ऑफ शेयर्स आपके कम हो जाएंगे उतने।
हाँ, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपने ये 60 मिलियन पहले लगाया है, आप समझते इस कंपनी को 60 मिलियन और की ज़रूरत भी है, तो फिर आप मज़ीद शेयर्स ख़रीदेंगे कंपनी के अंदर, यहाँ पर अपने अपने शेयर्स बढ़ाएंगे। अगर मज़ीद 60 मिलियन की ज़रूरत है और आपने 1000 रुपये का शेयर कर लिया है, तो आप 10,000 शेयर्स और ख़रीदेंगे, ये 20,000 शेयर्स और ख़रीदेंगे, ये 30,000 शेयर्स और ख़रीदेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगी इन सब की इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर आप हम कहेंगे कंपनी के पास 120 मिलियन है, अब कंपनी का कैपिटल बढ़ गया। कैपिटल बढ़ाना हो तो मज़ीद पैसे डाल के बढ़ाए जाते हैं। अब इस सिचुएशन में जब हम कहेंगे तो हम कहेंगे मिस्टर ए की लिमिट ऑफ लायबिलिटी 20 मिलियन तक है। इस कंपनी में मिस्टर ए का मैक्सिमम नुकसान 20 मिलियन का हो सकता है, इस कंपनी में मिस्टर बी का मैक्सिमम नुकसान 40 मिलियन का हो सकता है, क्योंकि ये वो जमा करा चुके हैं। एक्चुअली लिमिटेड लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था ना, जब शुरू हुआ था, तो शुरू ऐसे हुआ था कि आप एक शेयर की ना फेस वैल्यू डिटरमिन करते हैं, कोई भी आप फेस वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने फेस वैल्यू डिटरमिन कर ली 10 रुपये, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये होगी। उसमें से आप 3 लोगों ने अभी डिसाइड किया कि हम जो पे अप करेंगे वो 7 रुपये करेंगे, बाकी 3 रुपये हम अनपेड रख लेते हैं। ये अनपेड जो है ये लायबिलिटी है ऑफ मेंबर, ये मेंबर की लायबिलिटी है। इसी कंपनी में कोई एक पर्सन है, उन्होंने 1 लाख शेयर्स खरीदे। 1 लाख शेयर्स के बदले उन्होंने हर शेयर के ऊपर 10 रुपये, 1 मिलियन रुपए उन्होंने कंपनी में जमा कराने थे, 1 मिलियन रुपए कंपनी में जमा कराने थे। लेकिन क्योंकि डिसाइड हुआ था कि अभी हम सिर्फ 7 रुपये देंगे, 3 रुपये नहीं देंगे, तो इन्होंने 1 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाई 7 यानी कि 7 लाख रुपए जमा करवाए, बाकी 3 लाख रुपए का उधार कर लिया। ये जो 3 लाख रुपए है ना, लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो ये है कि इनसे जब कंपनी वाइंड अप होगी तो हम ये मिस्टर ए जो हैं इनसे मैक्सिमम 3 लाख रुपए ले सकते हैं मज़ीद, कि जी आप पैसे दो, लायबिलिटीज़ पे अप करनी है। तो इस लिमिट ऑफ लायबिलिटीज़ 300,000 मोर जो ऑलरेडी दे चुका है। लेकिन हमारे कानून ने ये कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया हुआ है। हमारे कानून में, कंपनीज एक्ट 2017 में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि फेस वैल्यू 10 रुपये और पेड अप आपने 7 रुपये की हो। हमारे कानून में है कि जितनी फेस वैल्यू है उतने का उतना ही पेड अप होना ज़रूरी है, लिहाजा अनपेड कुछ भी नहीं होगा। तो लिहाजा अब हम फिर ये कह सकते हैं कैलकुलेशन इररिलेवेंट है, बिकॉज सारा कुछ तो वो पहले ही पे कर चुका है, तो मैक्सिमम नुकसान जो उसका होगा उतना ही होगा जितना कि वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है। अगर कुछ वापस मिल गया तो ठीक, ना मिला तो उसका मैक्सिमम नुकसान वो रकम हो जाएगी जितनी उसने ऑलरेडी कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूट कर दी है। ठीक है जी। फायदा ज़्यादा किस चीज़ में होगा? अगर जिसके पास कंपनी में ज़्यादा शेयर्स होंगे, जिसके पास कंपनी में ज़्यादा शेयर्स होंगे, उसके पास कंपनी में ज़्यादा पावर होगी, वो कंपनी में डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा असरअंदाज होगा, वो कंपनी में जो कल को प्रॉफिट कमाएगी कंपनी, उस प्रॉफिट में से भी ज़्यादा का वो हकदार होगा। तो जो ज़्यादा शेयर्स जिसके होंगे, और ज़्यादा शेयर्स लेने के लिए क्या करना होगा? ज़्यादा पैसे डालने होंगे। जो ज़्यादा पैसे डालेगा उसका ज़्यादा होगा हर चीज़। यहाँ भी हमने एग्जांपल ली थी 3 लोगों की, ए, बी और सी की। इसने 10 मिलियन रुपए कंट्रीब्यूट किए थे, इसने 20 मिलियन किए थे और इसने 30 मिलियन किए थे। अब हम क्या, कल को जब अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है, फॉर एग्जांपल इस कंपनी में प्रॉफिट आता है, तो आपका क्या ख्याल है उस प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा किसके पास जाएगा? इसको जाएगा, फिर उसको, फिर इसको। वो कैसे होता है? वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है, आपने 100 रुपये का अपना फेस वैल्यू रखी थी शेयर्स की,
इसको फेस वैल्यू कहते हैं, ये नॉमिनल वैल्यू है, इसका कोई तरीका नहीं है कि क्यों बनाई जाती है, बस एक फेस वैल्यू रखनी है ना, हिस्से की एक वैल्यू बनानी है। जैसे वो शौकत खानम नहीं मांगता होता ज़कात कि ये एक ईंट लगाएं शौकत खानम में, एक ईंट इतने की है, वो ईंट उतने की तो नहीं होती ना, उन्होंने उसको नॉमिनल वैल्यू दे दी है कि एक ईंट इतने की है जी, और आप 20 रुपये देंगे तो एक ईंट लग जाएगी आपके नाम से। तो ये आपने एक ईंट एक हिसाब सिर्फ बनाया उसका। 100 रुपये फेस वैल्यू के शेयर्स हैं, इसके पास हैं 1 लाख शेयर्स, इसके पास हैं 2 लाख शेयर्स, ऐसे इसके पास हैं 3 लाख शेयर्स। कल वो कंपनी प्रॉफिट देती है, डिविडेंड देती है। डिविडेंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कंपनी कहती है कि जी ₹2 पर शेयर का डिविडेंड है, ₹2 पर शेयर। तो अब फिर किसको ज़्यादा मिलेगा? इसको कितना मिलेगा? इसको मिलेगा 2 रुपये हर शेयर के मिल रहे हैं, 6 लाख मिलेगा, इसको 4 लाख मिलेगा और इसको 2 लाख मिलेगा। ये डिविडेंड मिलेगा इस तरह से इसको, जिसने ज़्यादा पैसे लगाए। वो जो आप कह रहे हैं ना, वो हम आपको बताएंगे, थोड़ा आगे चल के बताएंगे कि वो क्या होता है। लेकिन वो जो आप फिल्मों ड्रामों में देखते हैं ना, वो राइटर की अपनी फिक्शन पर मबनी होता है। राइटर ने तो दानिश को भी अमीर कर दिया था। सर उसने ये नहीं कहा था कि प्राइस पे आ रहा है, उसने कहा था अपने शेयर बेच दें मार्केट। तो मार्केट में शेयर बेचने पे क्या पाबंदी है? बेचते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना अभी आप लोगों ने? इकोनॉमिक्स यार जहाज है यार डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट का पता है? एक आदमी के पास कंपनी के 90% शेयर्स हैं, जैसे आप कह रहे हैं, और वो अपने 90 के 90% शेयर बेच देता है मार्केट में, तो अचानक मार्केट में सप्लाई नहीं आ जाएगी शेयर्स की, तो रेट गिर जाएगा, सप्लाई आ जाएगी ढेर सारी, डिमांड कम हो जाएगी। अगर कोई अचानक इकट्ठे करना शुरू कर देता है शेयर्स, मार्केट से खरीदना शुरू कर देता है एक कंपनी के शेयर्स, एक कंपनी के शेयर मैं भी खरीद रहा हूँ, आप भी खरीद रहे हैं, सभी खरीद रहे हैं, डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। तो इसके तो आपने ग्राफ बना बना के सीखा हुआ है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इकोनॉमिक्स एग्जाम थी आप लोगों की? अच्छा, ये आप वो लोग तो नहीं है जिनकी वो AFC और PRC में कन्वर्जन की वजह से इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी? पास की हुई है? पास करने का दुख हुआ था? कोई बात नहीं, दोबारा कौन सा कहीं पढ़नी है, अच्छा हुआ पढ़ी गई। अच्छा, हम लिमिटेड लायबिलिटी हम 1.2 पर हैं, इसके 1.2 के ऊपर 1.2 में सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी के उन्होंने कहा लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ओनर्स ऑफ बिजनेस, ये हमने बता दिया कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ये भी हमने सारी डिस्कशन इस बात के ऊपर की है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, ये भी हमने बात की है। कंपनियों के मेंबर तो बेशुमार होते हैं, लिस्टेड कंपनियों में तो 12-12 हज़ार 15-15 हज़ार लोग कंपनी के ओनर होते हैं, शेयर होल्डर्स। वो शेयर होल्डर्स सारे के सारे कंपनी को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, कंट्रोल कंपनी को वही 8, 10, 12, 15 लोग कर रहे होते हैं जिनके पास ज़्यादा शेयर्स होते हैं। वो अपने ज़्यादा शेयर्स की बुनियाद पर कंपनी में आके डायरेक्टर बन जाते हैं। जब वो डायरेक्टर बन जाते हैं तो वो कंपनी के बिहाफ पे फैसले करते हैं, जब वो फैसले करते हैं तो उनके पास कंपनी का कंट्रोल आ जाता है। तो ओनरशिप और कंट्रोल में फ़र्क है। छोटी कंपनियों में, बहुत छोटी कंपनियों में ऐसा होता है कि हम 3 लोग कंपनी में मेंबर हैं, तीनों डायरेक्टर भी बन गए। लेकिन जब आप बड़ी हो जाती है कंपनी, लिस्टेड हो जाती हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदी बेचे जाते हैं उनके शेयर्स, तो फिर उसके लिए उसका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और हो जाता है। कोई कंपनी लिस्टेड कैसे होती है ये भी आपके सिलेबस में है, पढ़ेंगे हम आगे जाके। ओके, तीसरी बात है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कल बता दिया था परपेचुअल सक्सेशन, 3-4 लोगों का बताया था कि अगर वो सारे कंपनी जिन्होंने बनाई थी सारे फोत भी हो जाएं तो भी कंपनी के शेयर किसी ना किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कंपनी को अलग से फोत करना पड़ता है, जैसे वाइंडिंग अप का मैंने आपको बताया। मेंबर्स के फोत होने से कंपनी फोत नहीं होती। शेयर कैपिटल एंड मेंबर्स, ये मैंने अब आपको बता दिया है शेयर कैपिटल के बारे में। हु कैन ओन शेयर्स? अच्छा, एनी लीगल पर्सन कैन ओन शेयर्स इन अ कंपनी। नेचुरल पर्सन भी
शेयर खरीद सकते हैं, कंपनी भी शेयर खरीद सकती है। मैं भी एक कंपनी के शेयर खरीद सकता हूँ, कोई कंपनी भी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है। तो उन्होंने कहा जी एनी लीगल पर्सन कैन ओन शेयर्स इन अ कंपनी, दिस इंक्लूड्स अदर कंपनीज, इट इज़ वेरी कॉमन इन प्रैक्टिस फॉर सम कंपनीज टू ओन सम और ऑल ऑफ द शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली सेल के जरिए, गिफ्ट के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए, विदाउट सीकिंग एनी अप्रूवल फ्रॉम अदर ओनर्स एज अपोज टू पार्टनरशिप। ये भी कल हमने डिस्कस कर लिया था। एक कंपनी के 3 शेयर होल्डर थे पहले, हमने बाद में कहा था कि मिस्टर ए ने अपने शेयर मिस्टर डी को बेच दिए तो 4 शेयर होल्डर हो गए उसके। सो अभी इनका भी जब जी चाहे, मिस्टर ए के पास 1 लाख शेयर्स हैं, ये 1 लाख शेयर्स चाहे तो आगे ट्रांसफ़र कर दे, मिस्टर डी को भी कर दे कुछ शेयर्स, ई को भी और एफ को भी। इसने क्या किया, मिस्टर डी को अपने शेयर्स में से 10,000 शेयर्स बेच दिए, इसको अपने शेयर्स में से 5,000 शेयर्स बेच दिए और इसको उसने अपने शेयर्स में से 7,000 शेयर्स बेच दिए। अब कंपनी के टोटल शेयर होल्डर्स कितने हो गए? 6। कैसे कि मिस्टर ए के पास अब बाकी कितने बचे हैं? 10 और 5 15 और 7 22,000 शेयर्स बेच दिए इन्होंने। इनके पास बाकी बचे हैं 78,000 शेयर्स, ठीक है। और इनके पास 3 लोग और ऐड हो गए जिनके पास इतने इतने शेयर्स हैं। ओनरशिप चेंज होगी, शेयर्स का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब डिविडेंड अगर कल को कैलकुलेट होगा तो उसमें ये भी हिस्सेदार बनेंगे क्योंकि इनके पास भी शेयर्स। ओके, परपेचुअल सक्सेशन बता दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। लायबिलिटी ऑफ द कंपनी में तो कोई लिमिटेशन नहीं है, कंपनी ने तो पैसे देने ही देने लोगों के। हाँ, लेकिन अगर कंपनी के सारे एसेट बेचकर भी किसी के पैसे नहीं निकलते तो फिर उसका नुकसान हो गया। तो कंपनी की तो लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी मेंबर्स की है। और डायरेक्टर्स की लिमिटेड लायबिलिटी, ये ज़रा 3 पॉइंट लिखे हैं, लायबिलिटी ऑफ कंपनी, लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर और लायबिलिटी ऑफ मेंबर। ज़रा अभी पढ़ें और मुझे बताएंगे क्या मैंने आपको ये पॉइंट पहले एक्सप्लेन कर दिए? तीनों पॉइंट। हो सकता है लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात ना हुई हो, कोई चीज़ ना डिस्कस हुई हो तो बताएं। हैं, सारी बातें डिस्कस हो गई, चलो फिर तो गुड है। अब इसमें ना कोई याद करने वाली बातें नहीं निकल रही, ये हम सिर्फ इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना कंपनी लॉ के, उनकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। चलिए फिर इसे अगले पेज पे चलिए। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स फॉर पार्शली पेड शेयर्स है। क्या पार्शली पेड शेयर्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। पार्शली पेड क्या होते हैं? फेस वैल्यू आपने कुछ एक डिटरमिन की होती है और बाद में आपने पूरी फेस वैल्यू नहीं पे की होती, हर शेयर के ऊपर आपने कम पैसे दिए होते हैं। 10 रुपये फेस वैल्यू, अभी पर शेयर 7 दे देता हूँ, बाकी बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी मुझसे ले लेना। जो अनलिमिटेड पार्शली पेड शेयर्स है ना, इसमें हमारे यहाँ तो इजाज़त ही नहीं है, जहाँ इजाज़त है वहाँ पर ये कभी भी फिर मांगे जा सकते हैं। कंपनी की लाइफ टाइम में भी मांगे जा सकते हैं पैसे, डायरेक्टर्स मांग सकते हैं कि जी वो आपने कुछ उस वक्त लिए थे शेयर्स जिनके ऊपर पार्शली पेड था तो अनपेड पोर्शन वापस कर दें, बाइंडिंग आपके वक्त भी ले सकते हैं हमारे। लेकिन उन्होंने कहा यार बाद में कौन देगा पैसे, इनसे अभी ले लो जितने लेने। पेड अप पे मिलता है हमारे यहाँ। आज शेयर्स आपने खरीदने तो आज आपसे 10 रुपये के 10 रुपये मांगेंगे तो आप दे देंगे, कल को कंपनी वाइंड अप होगी तो आपने कहना जी आप कौन, वो जो मेरे जो पैसे रहते हैं वो मैं तो नहीं दे सकता, है ही नहीं मेरे पास। इसलिए उन्होंने इसको चक्कर को ही ख़त्म कर दिया, नहीं पूरे पैसे दो पहले। देखें इसकी कुछ एग्जांपल भी दे रखी है। किसी कंपनी में वर्ड लिमिटेड लिख रखा है तो उस लिमिटेड का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट जो क्रेडिटर्स हैं, जो भी कंपनी के साथ कोई कारोबार करना चाहते हैं, वो कंपनी को कोई सर्विसेज देना चाहते हैं, वो कंपनी को कोई गुड्स देना चाहते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि इस कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। तो हमने ये देख कर करना है ट्रांजेक्शन, कंपनी का अपनी फाइनेंशियल हेल्थ, कंपनी का अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देख कर उनके साथ ट्रांजेक्शन करनी है। और
अगर कंपनी आपको लगता है डाउटफुल है तो उसके साथ उधार का काम ही ना करें। लिमिटेड का वर्ड जो है वो ये बताता है लोगों को कि कंपनी के अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। इट्स नॉट लाइक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन आप कर लें, बिकॉज अल्टीमेटली उसके पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते हैं। अगर पार्टनरशिप लोगों के पैसे नहीं दे पाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, तो पार्टनर्स पर्सनल कैपेसिटी में जिम्मेदार है, वो देंगे। यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। इससे आगे क्या टॉपिक लिखा हुआ है छोटा सा, गर्ल, वो बता दिया, हाउ क्रेडिटर्स आर बॉन्ड। कंपनीज एक्ट मेजर एक लॉ है जो गवर्न करता है कंपनी को। इसके नीचे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है जो कंपनी बनाने का कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन आइन कहते हैं जिसकी बुनियाद पर ये मेमोरेंडम जब हम बनाते हैं ना, तो ये जब हम रजिस्टर करवाते हैं रजिस्ट्रार के पास, तब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है। हमारी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन मतलब हमारे मेमोरेंडम के रजिस्ट्रेशन, हमारे जो मेमोरेंडम के रजिस्ट्रेशन है, दैट इज़ बेसिकली इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो क्या क्या है, कैसे बनता है, पढ़ेंगे आगे जाके। बुनियादी बातें इसमें कंपनी के बारे में लिखी होती हैं। कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, कंपनी कौन से कारोबार करेगी, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, शेयर कैपिटल क्या होगा, ये इसमें लिखा जाता है। तीसरी चीज़ कौन सी लिखी हुई, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये बाईलॉज ऑफ द कंपनी है। बाईलॉज क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। डायरेक्टर्स कौन कौन बनेंगे, किस किस तरह से बन सकते हैं, वोट किस तरह से करेंगे, मीटिंग किस तरह से बुलाई जाएगी, कितने दिन पहले नोटिस देना होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ये इसमें लिखा होता है। तो ये समझिए, ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये रूल्स हैं। ये 2 डॉक्यूमेंट बना के रजिस्ट्रार को जमा करवाए जाते हैं। ये हर केस में ज़रूरी है, ये किसी केस में ज़रूरी है, किसी केस में नहीं है, आगे जाके पढ़ेंगे, इनके ऊपर चैप्टर है पूरा। तो दीज आर द लॉज विच गवर्न द कंपनी। अब आपके पास पॉइंट 1 जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द कंपनी है वो मुकम्मल हो गया है। इसको एक दफ़ा आज आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। कल से डेफिनेशंस शुरू करेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनीज़ मैं कल बताऊंगा, पूरी चार्ट बना के इंशाल्लाह। तो वो जो टाइप्स ऑफ कंपनीज़ का चार्ट है उसको समझना वो बड़ा ज़रूरी है। उसके ऊपर हमारा कुछ टाइम लगेगा, लेकिन वो आइंदा के लिए आसानी हो जाएगी। क्लास मिस नहीं करनी आपने, हैं? कंपनीज एक्ट ने गाइड किया हुआ है कि आपने मेमोरेंडम कैसे बनाना है और रूल्स कैसे बनाने हैं। आपका मेमोरेंडम या आपका आर्टिकल्स कंपनीज एक्ट के खिलाफ नहीं हो सकता। जो कानून ने इजाज़त दे रखी है जितनी उतनी ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर लॉ ने कहा हुआ है कि जब भी किसी कंपनी ने मीटिंग बुलानी है तो उन्होंने एटलीस्ट 21 डेज़ पहले नोटिस देना है। एटलीस्ट 21 डेज़ पहले नोटिस देना है, ठीक है। आप अपने आर्टिकल्स में ये नहीं लिख सकते कि हम तो जी एटलीस्ट 15 दिन पहले नोटिस देंगे। लॉ ने 21 कह दिया, आप 21 से नीचे नहीं आप आ सकते। ये तो कर सकते हैं कि हमारी कंपनी में एटलीस्ट 25 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, आप ये तो कर सकते हैं। फिर कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर लॉ ने कोई गाइडेंस नहीं दी हुई, तो वो आप अपने रूल्स में लिख लेते हैं, आर्टिकल्स में लिख लेते हैं।